हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुविल और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में ध्रुविल वाला स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का थर्ड चैप्टर। ठीक है, ये टोटल इसके 2 पार्ट्स होंगे। ठीक है, आज हम जितना खत्म हो सके उतना खत्म करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वो काफ़ी ईजी सा चैप्टर है, काफ़ी आसान सा चैप्टर है। ठीक है, okay, chapter number 12 electricity has an important place in a modern society. It is a controllable and convenient form of energy for a variety of uses in homes, schools, hospitals, industries and so on. What constitutes electricity? How does it flow in an electric current? मतलब क्या कहना चाहता है ये कि ये बेसिक से सवाल है। ठीक है, क्या इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास मतलब बहुत सालों से है। ठीक है, हमें मॉडर्न वर्ल्ड में तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ भी है और हम इलेक्ट्रिसिटी को घर में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज में सभी जगह पे यूज़ करते हैं। पर इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट कैसे जाता है? ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ेंगे और इट्स एप्लीकेशंस भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। वी आर फेमिलियर विथ एयर सर्किट एंड एयर करंट एंड वाटर करंट। अभी एयर करंट, वाटर करंट से जो आप समझते हो वही सेम चीज़ इलेक्ट्रिक करंट से भी आपको समझनी चाहिए। ठीक है, अगर हम वाटर करंट की बात करूँ तो वाटर करंट, मान लो ये एक रिवर है, ये एक रिवर है। ठीक है, और मान लो ये एक वायर है। ठीक है, ये एक वायर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते, यहाँ पे पानी जाता है, वाटर जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और यहाँ पे क्या जाता है? वाटर करंट। वाटर करंट, वाटर जाता है इसलिए वाटर करंट, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं इसलिए इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यहाँ पे वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, यहाँ पे वाटर करंट फ्लो होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत रिलेटेबल है। ठीक है, नेचर ने ऐसी ही बनाई है और इट इज़ वेरी रिलेटेबल कि आप इलेक्ट्रिक करंट को वाटर करंट से आप बहुत सारी बात रिलेट कर सकते हो अलग अलग चीज़ों में। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ तो थी कि इलेक्ट्रिक करंट और वाटर करंट कैसे एक दूसरे से सिमिलर है। ठीक है, अगर हम देखें कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। इन अ टॉर्च वी नो दैट द सेल्स or battery when placed in proper order provide flow of charges or an electric current through the torch bulb to glow। मतलब ये बात बहुत सिंपल सी है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो ही चीज़ें, लाइक बल्ब है तो ही वो ग्लो होगा। ठीक है, ये बात बहुत सिंपल सी है। ठीक है, हम ये बात समझते भी हैं। ठीक है, ये बात समझाने लायक है भी नहीं। ठीक है, ओके, तो ये सारा इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, सारी चीज़ें कि क्या होता है करंट, पर मेन बात तो यही है। ठीक है, अभी यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड। इलेक्ट्रॉन पहले के ज़माने में लोगों को पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, तो पहली बात कि इलेक्ट्रिक करंट किससे बनता है? करंट किससे बनता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पर अगर पहले के ज़माने के लोगों को इलेक्ट्रिक करंट किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो कन्वेंशनली पहले के ज़माने से ही मानते आ रहे हैं कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो पहले के ज़माने से हम मानते आ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, तो वो तो पहले के ज़माने में नहीं पता था हमें कि इलेक्ट्रॉन्स पहले होते थे। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पहले के ज़माने में नहीं पता था। पर जो इलेक्ट्रॉन्स जिस प्रकार से घूमते हैं, लाइक पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं, नहीं, पहले ऐसा बोला गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सर्किट है। ठीक है, ये सेल है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। ठीक है, पहले के ज़माने में ऐसा बताया गया था कि इलेक्ट्रिक यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। ठीक है, पर
असल में क्या होता है, असल में यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? नहीं समझे? ओके, इसको नहीं बताता हूँ। ठीक है, एक प्रॉपर हम लोग सेल लेते हैं। ठीक है, समझ लो समझ लो, यहाँ पे ये सेल है। ठीक है, ये एक बल्ब है। ठीक है, सॉरी फॉर द ड्राइंग। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से दिखना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ से पहले मतलब पहले के ज़माने के लोग क्या मानते थे, मैं पहले दो ही बना देता हूँ। ठीक है, इफ आई मेक टू ना तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ओके, पहले के ज़माने में ऐसा मानते थे कि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, ऐसे मानते थे। कन्वेंशनली ऐसे मानते थे। अब के ज़माने में क्या मानते थे कि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। अभी प्रूव्ड है, अभी प्रूव्ड है, पहले प्रूव्ड था नहीं था, तो लोग ऐसा मानते थे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, पर अब नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव होते हैं उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? यस। तो अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीजें हम लोग अभी पढ़ेंगे। बहुत आसान सा चैप्टर है। ठीक है, करंट मतलब फ्लो, करंट मतलब फ्लो, तोड़ो शब्द को, तोड़ो, फ्लो। और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स दोनों से क्या बनता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब मेरी बात ध्यान से सुनो, मतलब देखो यहाँ पे देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी लोग ऐसा मानते हैं कि इट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, बट एक्चुअली ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा होता है। पर ये चीज़ आप अभी नहीं पढ़ोगे, ये चीज़ आप आगे पढ़ोगे। बट अभी अब लोग जो पुराने ज़माने के लोग थे जो मानते थे, ठीक है, वही चीज़ हम उनकी लाइक इन रिस्पेक्ट हम मानते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव ही इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो हमें यही याद रखना है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मतलब करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे आई। अभी इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिनोट किया जाता है, करंट को कैसे डिनोट किया जाता है, आई से, आई। ये बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है, ये बात ध्यान रखना हमेशा के लिए। ये बात आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ओके। अभी देखो, प्लस से मतलब पॉजिटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल से ये नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, ओके। अभी चार्ज क्या होता है, चार्ज, व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है। चार्ज को हम वैसे अगर हम देखें ना, चार्ज को अगर हम देखें ना तो हम उसको Q से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से, Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी कोई भी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, तो उसका चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज क्या होगा। ठीक है, हमें पता है ये कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम्ब होता है। अभी ये कूलम्ब क्या आ गया, कूलम्ब क्या आ गया, कूलम्ब बेटा होता है, कूलम्ब होता है SI यूनिट, SI यूनिट। किसकी SI यूनिट है ये, SI यूनिट ऑफ चार्ज, Q, SI यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की SI यूनिट है, मतलब उसका चार्ज क्या है, लाइक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये, मैंने जो अभी बताया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये, तो उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, और प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का भी कुछ चार्ज होगा।
ठीक है। प्रोटॉन का भी कुछ चार्ज होगा, समझ रहे हो बात को, प्रोटॉन का भी कुछ चार्ज होता है, कोई भी चीज़ का कोई चार्ज होता है। लाइक अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है या नेगेटिव आ जाता है, विच मीन्स हमें पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पे -1.6 × 10⁻⁻19 होता है, सॉरी। तो इस वजह से मैं आपकी बात कर रहा था कि चार्ज जो है उसको Q से डिनोट करते हैं, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो किससे चलता है, इलेक्ट्रॉन से चलता है, ठीक है। ध्यान से बात सुनना, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन से चलता है, और इलेक्ट्रॉन पे ही यहाँ पे माइनस चार्ज है, दिख रहा है माइनस चार्ज। मैं हाईलाइट करता हूँ, रुको, देखो एक वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है, जिसपे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। रुको एक सेकंड, बड़ा सा वायर बनाता हूँ। एक वायर है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, बड़ा इलेक्ट्रॉन बन गया है, सॉरी फॉर दैट। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ई तो डायरेक्ट हम लिख नहीं सकते, ठीक है, उसमें माइनस तो लिखना ही पड़ता है, ठीक है। क्यों? तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव क्या है उनका, नेगेटिव उनका चार्ज है, तो चार्ज तो हमें उसका लेना ही पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव क्या है उनका, नेगेटिव उनका चार्ज है। ये देखो यहाँ पे नेगेटिव है, ये चार्ज, ठीक है, समझ रहे हो बात को, नेगेटिव उसका चार्ज है, ठीक है, चार्ज है नेगेटिव, ठीक है। तो चार्ज को क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, ठीक है, क्यू। और इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हैं, आई क्यू, ठीक है, आई बोलते हैं, और क्यू चार्ज के लिए बोला जाता है, ठीक है, ओके। अभी आगे आते हैं, आगे देखें तो यहाँ पे इसकी फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का कुछ फॉर्मूला तो होगा, करंट का कोई फॉर्मूला, इससे अच्छे न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे, तो ठीक है। तो I = Q/T, ये है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चार्ज भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो इफ अ नेट चार्ज Q flows across any cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section is I = Q/T। मतलब एक Q चार्ज, ठीक है, एक कंडक्टर मतलब एक वायर, क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया ऑफ वायर, ठीक है, एरिया ऑफ वायर में से पास होता है इन टाइम t, तो तब जो करंट होगा मतलब Q चार्ज जा रहा है, ठीक है, इन कुछ टाइम तो जा रहा होगा ना, वो जा रहा है तो टाइम तो जा रहा होगा ना, तो टाइम तो है ही, ठीक है, टाइम तो जा ही रहा है। तो अगर एक वायर में नेट चार्ज जा रहा है, कुछ टाइम पे नेट चार्ज जा रहा है, तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होगा ना, चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट थोड़ी ना फ्लो नहीं होगा, क्योंकि चार्ज किस पे है, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स पे है, चार्ज किस पे है, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स पे है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो चार्ज जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स भी जाएंगे, तो करंट भी जाएगा इन टाइम t, ठीक है, इन टाइम t। कोई टाइम तो लगेगा ना आने जाने में, ठीक है। इस वजह से ये फॉर्मूला होता है I = Q/T, ठीक है, ओके। एक और बात ध्यान से देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे लिखते हैं, I। ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। मैं बाद में आपको बोलता हूं कि ये क्या है, ठीक है, एम्पियर। अभी आप लोग बताना, ठीक है, चार्ज किससे डिनोट होता है, बताओ, Q से डिनोट होता है, ठीक है। उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कुछ बच्चे बताएंगे, ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, कूलम्ब, ठीक है, सी लिख देते हैं, ठीक है। फिर टाइम का तो भाई ये तो बहुत आसान है, ठीक है, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक
करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और उसको हम एसआई यूनिट जो उसकी होती है होती है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर होती है उसके एसआई यूनिट, ठीक है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को? ओके, लाइक एग्जांपल लेते हैं कि अभी एम्पियर क्या है और कूलम्ब क्या है, ये चीज को समझाने के लिए आपको पिछले साल का वर्क पता है क्या? वर्क पता है, ठीक है। क्या होता है वर्क का फॉर्मूला? F डॉट एस मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वैसे एफ एस कॉस थीटा होता है, पर वो चीज आप 11th में पढ़ोगे, अभी सिर्फ F डॉट एस आपने पढ़ा होगा 9th में, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिनोट करते थे? वर्क को W से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिनोट करते थे? I से, ठीक है। उसकी एसआई यूनिट पता हो तो किसी को, उसकी एसआई यूनिट होती थी जूल, एसआई यूनिट होती थी जूल, ठीक है। तो हम एसआई यूनिट जूल को J से डिनोट करते थे, पता है तुम्हें? पता है, याद है कि अगर वर्क कभी 2 आ जाता, ठीक है, वर्क कभी 2 आ जाता, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है, 2 आ जाता तो हम 2 के पीछे क्या लगाते थे? जूल लगाते थे, J लगाते थे, याद हो तो तुम लोगों को, ठीक है। वैसे ही ये ऐसे ही सिंपल सी बात है, ठीक है। एम्पियर मतलब ए को ए जस्ट एसआई यूनिट है, वो सिर्फ एसआई यूनिट है। क्यों एसआई यूनिट है? क्योंकि जो हमारे एम्पियर थे, ठीक है, एंड्री मैरी एम्पियर, ठीक है, उन्होंने उन्होंने एक्चुअली में एम्पियर की यूनिट ढूंढी थी, ठीक है। इस वजह से मतलब उन्होंने ढूंढा था इलेक्ट्रिक करंट। तो इस वजह से उनके ही नाम पे उनकी एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट रख दी एम्पियर, ठीक है। उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है कि एम्पियर क्या आ गया, नहीं बेटा, एम्पियर एक जस्ट नेम है, ठीक है, जस्ट एसआई यूनिट है। लाइक हम वर्क की एसआई यूनिट जूल लगाते थे पीछे, पता है, वैसे ही अगर कभी 2 आ गया, इलेक्ट्रिक करंट 2 आ गया, तो उसके पीछे क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो? वैसे ही कूलम्ब है, जब मतलब कूलम्ब भी जो है, ठीक है, कूलम्ब भी जो है, ठीक है, मैं फिर से लिखता हूँ कूलम्ब, ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, ठीक है, मैं कूलम्ब लिख रहा हूँ, ठीक है। कूलम्ब जो है, कूलम्ब भी एक ऐसा यूनिट है, कूलम्ब भी एक ऐसा यूनिट है। किसकी ऐसा यूनिट है? चार्ज की ऐसा यूनिट है, चार्ज की ऐसा यूनिट है। मतलब अगर चार्ज 2 आ गया, समझो हाइपोथेटिकल सिचुएशन के चार्ज 2 आ गया, तो पीछे क्या लगाएंगे? C लगाएंगे। 2 कूलम्ब का चार्ज जा रहा था, फ्लो कर रहा था उस वायर में, उस कंडक्टर में, ठीक है, उस सर्किट पे या वो कंडक्टर पे, जो भी हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं, मतलब एसआई यूनिट, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एसआई यूनिट से जा रहे हूँ, ठीक है, इस वजह से, ठीक, एसआई यूनिट के बारे में हमने बात कर ली। इलेक्ट्रिक करंट को आई कहते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लो, इलेक्ट्रिक करंट को क्या कहते हैं? आई कहते हैं, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है, ठीक है। चार्ज को हम क्या कहते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं, और क्यू को हम मतलब जो हमारा एसआई यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? कूलम्ब बोलते हैं, ठीक है, कूलम्ब बोलते हैं। कोई भी नई बात नहीं है, कोई भी, एकदम बेसिक सी बात, ठीक है, एकदम बेसिक सी बात, एकदम ईजी है, ठीक है, ओके, ठीक है। और फॉर्मूला भी एक बार रिपीट कर लो, मन में कि क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी हमने देखा था। अभी आ जाते हो थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर क्या होता है? सिंपल सी बात है, 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर मतलब इलेक्ट्रिक करंट, 1 इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 1 चार्ज 1 क्यू डिवाइडेड बाय 1 टाइम मतलब 1 सेकेंड, और 1 चार्ज मीन्स 1 क्यू मीन्स 1 कूलम्ब, ठीक है। तो 1 C, रुको एक सेकेंड, C 6 हो गया ठीक है, 1 C डिवाइड बाय 1 S, इसको बोलते हैं 1 एम्पियर, ठीक है। अगर एग्जाम में 1 मार्क में, ठीक है, ये आ गया तो व्हाट इज 1 एम्पियर, तो आप आराम से ये लिख सकते हो। ऐसा यूनिट दिखाना है आपको सिर्फ ऐसा यूनिट दिखानी है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड,
ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। 9th में भी ऐसा पूछते थे, ठीक है, 10th में भी ऐसा आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। एक और चीज कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो कूलम्ब है, ठीक है, उस चार्ज में नियरली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। जिसके पास चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये चीज रुको एक सेकेंड, ये चीज और ये चीज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम्स भी है, नेम्स भी इंपॉर्टेंट है, एंड्रे मैरी एम्पियर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये भी आप एक बार पढ़ लेना कि एक बार ये खास कोई पूछता नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नहीं पूछता, तो ये ठीक है, अगर पढ़ना हो तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ओके। और फ्रेंच साइंटिस्ट है वो एक बार याद रख लेना, ठीक है, ओके ओके। एक और चीज कि एम्पियर जो होती है बहुत बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। 1 एम्पियर बहुत बड़ी यूनिट होती है, बहुत बड़ी यूनिट होती है। ये अभी पता नहीं चलेगा, अभी जो सम्स आएंगे उसमें एम्पियर ही होगा, ठीक है, मोस्टली एम्पियर होगा, पर बाद में जो सम्स आएंगे क्लास 12th में जो सम्स आएंगे, आगे कॉलेजेस में जो सम आएंगे, वो सारे सम्स में ये एम्पियर नहीं होगा। एम्पियर बहुत बड़ी यूनिट होती है। एम्पियर को अभी आप नहीं समझ पाओगे कि एम्पियर कितनी बड़ी यूनिट होती है, पर अभी जो हम देखेंगे ना, तो बड़ी क्लासेस में अगर हम जाएंगे तो एम्पियर में डील नहीं होगी, क्वेश्चंस डील होंगे मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। अभी मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर क्या होता है? तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, मिली एम्पियर मतलब 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। और 1 माइक्रो मतलब म्यू, ठीक है। मुझे म्यू अभी भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है करने में, ठीक है। म्यू एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर, ठीक है। माइक्रो मतलब म्यू को हम माइक्रो से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओके। तो इस वजह से जो अभी तो कुछ नहीं आएगा ऐसा कुछ, ठीक है। बहुत ही कम सवाल होंगे, गिने चुने सवाल एनसीईआरटी में भी गिवन होंगे जिसमें हमें 1 मिली एम्पियर या 1 माइक्रो एम्पियर का यूज होगा। मेनली अभी भी जो सम्स आएंगे उसमें माइक्रो एम्पियर नहीं होगा, मिली एम्पियर ही होगा, पर ये एमसीक्यू बेस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो मिली एम्पियर जो होता है, मिली एम्पियर वो 1000 से डिवाइड होता है, ठीक, मतलब 1000 से डिवाइड होता है, मतलब 10⁻³ से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम देखें, ये आपको न्यूमेरिकल्स में ही आपको ज़रूर, मतलब न्यूमेरिकल्स में ही आपको ये काम में आएगा, ठीक है। अगर आपको जो आंसर आता है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, आई का आंसर आ गया समझो 600, और अभी आपने बोला है कि आपको इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है, तो आई को हमें 600 × 10⁻³ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, आई को -3 होता है, ठीक है, -3 होता है ना, तो उसको +3 करने के लिए हमें उसको नीचे डाल देना पड़ता है। अगर नीचे -3 होता है तो हमें उसको ऊपर डालना होता है, ठीक है। 10⁻³ मतलब क्या हो जाता है 1000, ठीक है, 1000, 10⁻³ इज इक्वल टू 1000, ठीक है। 0 0 कट, 0 0 कट, आंसर हो गया 0.6, ठीक है। 10³ 10 × 10 क्या होता है 1000, ठीक है, तो 0.6 आंसर आएगा। वैसे ही अगर माइक्रो एम्पियर की बात करें तो मान लो ये कुछ बहुत बड़ा आंसर आता है, ठीक है। माइक्रो एम्पियर तो बहुत बड़ा आंसर को बहुत छोटे आंसर में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो ये एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू में से भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में एक आध अगर सवाल आ गया ऐसा कि आपको करना ही पड़ेगा माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में कन्वर्ट, मेनली ये सवाल रेजिस्टिविटी पे आते हैं। रेजिस्टिविटी भी देखेंगे अभी ये सवाल कैसे आएंगे, रेजिस्टेंस पे आते हैं, देखते हैं कैसे सवाल आते हैं आगे। ये ऐसे सवाल तो शायद से नहीं आएंगे, है ही नहीं, ऐसे सवाल होंगे ही नहीं जिसमें माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर, एक आध सवाल होता है जिसमें माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, पर वो बहुत कते आसान सवाल, ठीक है, बहुत आसान सवाल होता है, ठीक है।
अभी जो हम पढ़ेंगे, आगे जो हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या? पहली चीज मैं आपको पहले क्लियर करता हूं कि एक टब पानी है, ठीक है, यहाँ कनेक्टेड है, इसको भूल जाओ भाई ठीक है, इसको भूल जाओ। दूसरा कनेक्टेड है, ठीक है, रुको इसको रब होता है तो देख लेते हैं, रब भी करते हैं, ठीक है, फिर से ही करते हैं, ठीक है। ये एक टैंक है, ठीक है, टैंक, टब रहने दो, टैंक ही रहने दो, ठीक है, टब, ठीक है, टब टैंक ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पे इतना पानी है और यहाँ पे पानी ही नहीं है, तो क्या होगा? पानी इधर से उधर आएगा। कब तक आएगा? जब तक ये दोनों के लेवल्स इक्वल नहीं हो जाते। सही बात है, ठीक है, सही बात है, जब तक ये दोनों के लेवल्स इक्वल नहीं हो जाते तब तक पानी यहाँ से यहाँ आएगा। मतलब क्या हुआ इसका कि यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था हायर कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो पानी कैसे पास हुआ? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि हम लोग इसको वाटर से बहुत ज्यादा रिलेट करने वाले हैं, ठीक है। करंट को भी हमने वाटर से रिलेट किया, पोटेंशियल को भी हम वाटर से रिलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया हायर कॉन्सेंट्रेशन टू कहाँ गया? लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू कहाँ गया? लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। समझ रहे हो बात को? वैसे ही अगर हम देखें तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एक दूसरा नेगेटिव चार्ज है जो कि छोटा नेगेटिव चार्ज है। ये Q है बड़ा नेगेटिव चार्ज, ये छोटा नेगेटिव चार्ज Q, ठीक है, छोटा वाला, ठीक है। इस चार्ज को मैं यहाँ पे लेके आऊँ, यहाँ तक लेके आऊँ, ठीक है। Q को मैं यहाँ पे लेके आऊँ, ठीक है। Q को मैं इधर से इधर लेके आया, तो यहाँ माइनस, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो रिपल नहीं होंगे क्या? रिपल नहीं होंगे, दूर नहीं जाएंगे एक दूसरे से, दूर जाएंगे, ठीक है। तो इसको तो यहाँ पे होना चाहिए, फिर से यहाँ पे होना चाहिए। मतलब मैं नजीक से जब ला रहा था, समझो एक बात समझो कि इसकी जो फील्ड होती है, अभी आपको फील्ड नहीं समझ आएगी, पर ये बात समझ लो कि ये नेगेटिव चार्ज कब तक रिपल और अट्रैक्ट कर सकता है? तो इतने तक ये कर सकता है, इतने तक ये कर सकता है। ऐसे तो यहाँ पे भी ज्यादा होगा, पर हम लोग ज्यादा बड़ा बनाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, ओके। इतने तक वो किसी चीज को रिपल या अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, इतने तक वो रिपल या अट्रैक्ट कर सकता है। मतलब मैंने अगर अपना चार्ज यहाँ रखा माइनस वाला, ठीक है, छोटा चार्ज, तो इसको मैं अगर इधर लाऊं, इधर प्लेस करूं, इस चार्ज को अगर मैं इधर प्लेस करूं, इधर तक लाऊं, तो क्या वो रिपल नहीं करेगा? अगर इधर उसकी बाउंड्री है कि यहाँ तक ये कर सकता है, इधर इसकी बाउंड्री है कि यहाँ तक ये कर सकता है, तो फिर मैं उसको यहाँ से यहाँ लाऊंगा तो वो रिपल होगा, सही बात है। तो रिपल होगा तो भी मुझे उसको खींच के यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे उसको खींच के ऑटोमेटिकली तो ये आएगा नहीं, ऑटोमेटिकली तो ये दूर जाएगा, तो मुझे उसको खींच के यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक है, खींच के उसको यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा। तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ लाऊंगा उसको तो कोई वर्क डन होगा, ठीक है। उसको डिस्प्लेसमेंट भी मैंने किया और मैंने अपना फोर्स भी लगाया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी मैंने किया और फोर्स भी लगाया, मतलब F और S दोनों हो गए, ठीक है। इसलिए मैंने रिवाइज भी करवा दिया था इलेक्ट्रिक करंट और ये चीज समझाने के लिए, ठीक है, और रिवाइज भी करा दिया इलेक्ट्रिक करंट, और जो हमारा वो चार्ज वाली चीज थी ऐसा यूनिट वाली, वो भी उससे समझा दी, ठीक है। तो वर्क डन को हम F.S से लिखते हैं जरूर, ठीक है। मैंने फोर्स भी लगाया, इस चार्ज को उठा के यहाँ तक लेके गया मैं इसको, भले ये रिपल कर रहा था, भले ये मुझे रिपल कर रहा था, तो भी मैंने उसको यहाँ से यहाँ तक लेके गया, ठीक है, तो भी मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेके गया, तो वो फोर्स भी मैंने एक्सर्ट किया और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स भी एक्सर्ट किया, तो क्या हो गया कि वर्क डन हो गया, ठीक है, वर्क डन हो गया। समझ रहे हो बात को?
वर्क डन हो गया। ये चीज क्या है? ये चीज है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। डाउट है कुछ? अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके डाउट्स को जवाब दे दूंगा, ठीक है, बहुत जल्द, ठीक है। वैसे तो डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। कि अभी क्या होगा, देखो ध्यान से, फिर से एक बात समझाता हूँ कि ये जो बड़ा सा क्यू है, बड़ा सा चार्ज है, ये यहाँ तक, ये बाउंड्री तक वो अब दूसरे चार्ज को, या फिर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको दूर फेंकेगा, ठीक है, उसको दूर फेंकेगा। अगर हम यहाँ पे बाउंड्री पे जो चार्ज था उसको उठा के मैं यहाँ पे लाऊंगा, उसको उठा के मैं यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है, तो मुझे ये जो नेगेटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, नेगेटिव दूर फेंकेगा, उसको दूर फेंकेगा, मेरे रास्ते में मत आ, ठीक है, मेरा जो एरिया है उसमें मत आ, तू निकल जाए यहाँ से, ठीक है, वो उसको दूर फेंकेगा। पर दूर फेंकने से अच्छा, ठीक है, मैंने उसको फोर्स लगाया, वो दूर फेंकेगा, पर मैं उसको फोर्स एग्जर्ट कर रहा हूँ कि जा तू अंदर जा, ठीक है, मैं उस पर उतना ही फोर्स लगाता हूँ, उससे ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ तो वो आगे जाएगा। मैंने अपना फोर्स लगाया, वो डिस्प्लेस भी हुआ, डिस्प्लेस मतलब वो आगे गया, उसकी पोजीशन चेंज हुई, ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज हुई और वो यहाँ तक पहुंच गया, इस पॉइंट तक पहुंच गया, पॉइंट ए तक पहुंच गया, ठीक है। तो वो यहाँ तक पहुंचा, वो इतना आगे तक पहुंचा, इतना आगे तक पहुंचा, तो मैंने उस पर फोर्स लगाया, इस वजह से वो आगे तक पहुंचा, ठीक है, फोर्स लगाया, इस वजह से वो आगे तक पहुंचा। तो उसको क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये चीज आपको थोड़ी थोड़ी समझ आएगी, थोड़ी थोड़ी नहीं आएगी, क्योंकि आपने पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट नहीं पढ़ा है, जो कि क्लास 11th की बात है, ठीक है। इस वजह से आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई दे रहा हूँ कि आप समझ पाओ, ठीक है, ठीक है। अभी देखो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें समझ आ गया, ठीक है, हमें समझ आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक बार फिर से हमें वही चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बड़ा सा क्यू है, ठीक है, एक सेकेंड मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। ओके, रुको, यहाँ पे आए। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इधर इतने तक इसकी बाउंड्री रखते हैं, इतने तक इसकी बाउंड्री रखते हैं कि यहाँ तक ये किसी चार्ज को अंदर या बाहर आने दे, ठीक है, इतने तक इसकी बाउंड्री रखते हैं। अभी यहाँ पे एक चार्ज है, मान लो ये चार्ज का भी नाम क्यू है, ये चार्ज का नाम बड़ा क्यू है, ये छोटा, ठीक है। इस चार्ज को मैं लेके आया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बहुत आगे लेके आ गया, मैं बहुत आगे लेके आ गया, ये माइनस था, यहाँ पे ये माइनस, पॉइंट ए, लेट दिस पॉइंट बी ए, इस वाले पॉइंट को ए बोलते हैं, ठीक है। तो मैं ए पॉइंट, तो वो चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आ गया, वर्क डन करके मैं यहाँ इस वाले चार्ज को यहाँ तक लेके आ गया। अभी क्या हुआ, वर्क डन हमने किया उसको, ठीक है, किया। अभी क्या हुआ, ये माइनस माइनस दोनों साथ में आ गए, रिपल्शन हुआ और वो डायरेक्ट चार्ज फिर से यहाँ आ गया, फिर से ये चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इसने उसको निकाल दिया धक्के मार के, ठीक है। उसने बोला मैं तुझे के अंदर नहीं आने दूंगा, ठीक है, मैंने फोर्स लगाया था, मैं जब हाथ छोड़ा चला गया वहां पे, फिर से चला गया वहां, उसके धक्के मार के बाहर निकाल दिया उसको। फिर से मैंने क्या किया, मैंने उसको थोड़ा दूर नहीं रखा, थोड़ा दूर रखा, ठीक है, नजदीक नहीं रखा, इतना दूर रखा, पॉइंट बी पे रखा, ठीक है, जो कि पॉइंट ए से काफी दूर था, ठीक है, पॉइंट ए से काफी दूर था। फिर से वो मुझे धक्का मारने लगा कि ये क्या कर रहे हो, फिर से वो चार्ज को धक्का मारने लगा कि माइनस नहीं, हम लोग साथ में नहीं आ सकते, तुम निकल जाओ यहाँ से। मैंने फिर से फोर्स लगाया, उसको वहां तक मैं पहुंचा, पॉइंट बी तक मैंने उसको पहुंचाया, ठीक है। तो दोनों पोटेंशियल हो गए क्या, इसको भी पोटेंशियल, मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका भी हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका भी हो गया। तो यहाँ पे ही पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, कि अगर हम इस चार्ज को यहाँ तक लेके आए और दूसरे चार्ज को इधर तक लेके आए, बी पॉइंट तक, ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है वो उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक बात बताओ कि ये जो वर्क डन है, वर्क डन, तो वर्क डन बी में ज्यादा होगा या ए में, वर्क डन बी में ज्यादा होगा या ए में, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया एक्चुअली में, ठीक है। वर्क डन किस में ज्यादा होगा, हमने कितने ज्यादा फोर्स लगाया,
किसमें ज्यादा फोर्स लगा है और किसमें ज्यादा वो ज्यादा ट्रैवल भी उसने किया, ठीक है, ज्यादा पोजीशन से हिला भी, ए में हिला, ठीक है। तो वर्क डन ए का ज्यादा था बी से, बी में आपने कम फोर्स लगाया क्योंकि हम नजदीक नहीं गए उतने जितने ए में गए थे, ठीक है। तो अगर वर्क डन कम है, अगर वर्क डन कम है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसका ज्यादा होगा? पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? ए का ज्यादा होगा। पोटेंशियल ए का ज्यादा होगा। पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? पोटेंशियल ए का ज्यादा होगा। समझ रहे हो बात को? पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? पोटेंशियल ए का ज्यादा होगा, क्योंकि वर्क डन उसका ज्यादा है, क्योंकि हमने ज्यादा फोर्स लगाया और वो ज्यादा घुमा भी है, वो ज्यादा चला भी है, ठीक है, बी से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा वो चला है। इस वजह से यहाँ पे ये चीज होती है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को एक बार फिर से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्यू चार्ज है, इस वाले चार्ज को मैं यहाँ तक लेके आ गया ए पॉइंट तक इस वाले चार्ज को लेके आ गया। ए पॉइंट तक अगर मैं इस वाले चार्ज को लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ वर्क डन मैंने किया, मैंने फोर्स लगाया उसको वहां तक पहुंचने में, मैंने वहां तक फोर्स लगाया उसको, ठीक है, फोर्स लगाया, ठीक है, बढ़िया, फोर्स लगाया। फिर क्या हो गया? मैंने हाथ छोड़ दिया, फिर वो चार्ज फिर से यहाँ पे आ गया, इसी बड़े वाले चार्ज ने छोटे वाले चार्ज को निकाल दिया कि जा भाई, मेरी जगह ही है, माइनस साथ में नहीं रख सकते, तो मेरे साथ नहीं रख सकते, यहाँ से निकल, ठीक है। तो उसको वहां तक निकाल दिया, ठीक है, वो उसको वहां तक निकाल दिया। फिर क्या किया कि वो मैंने फिर से वो चार्ज को लेके, जो छोटा वाला चार्ज था हमारा, छोटा वाला चार्ज, उसको लेके मैं यहाँ पे आया, ठीक है, उसको लेके मैं दूसरे पॉइंट पे आया कि हमें उसका इतना नजदीक नहीं जाना है, थोड़ा दूर रहता है, ठीक है, थोड़ा दूर रहता है। तो मैंने वहां तक उसका वर्क डन करवाया, ठीक है, वहां तक उसको फोर्स लगाया, वहां तक, तो पोटेंशियल, दोनों को पोटेंशियल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों के पास है, पर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये दोनों पाथ पे, ये दोनों पॉइंट का डिफरेंस, ठीक है, दोनों पॉइंट तक मैंने पहुंचाया, पहले ए पे पहुंचाया फिर बी पे पहुंचाया, तो दोनों पॉइंट का डिफरेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वर्क डन मैंने किस में ज्यादा किया? फोर्स किस में ज्यादा लगाया? ए में ज्यादा लगाया, ठीक, ए पे ज्यादा लगाया, क्योंकि ज्यादा दूर था वो, ज्यादा दूर तक मैं उसको लेके गया, तो ज्यादा फोर्स भी लगा, ज्यादा फोर्स लगा तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट लगी, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई तो क्या हो गया? वर्क डन ज्यादा हो गया। वर्क डन ज्यादा हुआ किससे? बी से। बी में देखो, ए जितनी मेहनत नहीं की मैंने, ए जितना फोर्स नहीं लगाया मैंने, ए जितना फोर्स नहीं लगाया जितना बी में लगाया मैंने, बी में बहुत कम फोर्स लगाया इसे, ठीक है। तो डिस्प्लेस भी वो कम हुआ, डिस्प्लेस कम हुआ तो क्या हो गया? ध्यान से देखना, क्या हो गया? ये इतना दूर नहीं आ पाया जितना ए गया था, उसके इतना नजदीक नहीं आ पाया जितना ए गया था, ठीक है। तो वर्क डन ए का ज्यादा हुआ बी से, तो पोटेंशियल भी कितना ज्यादा है? ए का बी से, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस किस लिए काम में आता है? पोटेंशियल डिफरेंस किस लिए काम आता है? पोटेंशियल डिफरेंस काम आता है, मतलब यहाँ पे अगर बैटरी है, ठीक है, कोई सेल है, ठीक है, कोई सेल है, तो उसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ होता है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ होता है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस का काम होता है। यहाँ से यहाँ पहुंचने में पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इस वजह से ही वो जा रहे हैं, वो घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, किस वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही वो घूम रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? बैटरी क्रिएट करती है। पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? बैटरी क्रिएट करती है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बैटरी क्रिएट करती है। ये सर्किट नहीं है, ठीक है सॉरी, ये सर्किट नहीं है, रुको एक सेकंड, मैं सर्किट बनाता हूं। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। यहां से कुछ काम किया इसने, कुछ काम किया यहाँ पे इससे, और ये यहाँ पे एंटर हो रहा है, ठीक है, यहाँ से एंटर हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। और देखो ध्यान से, अगर हम देखोगे तो ये काम हो रहा है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, क्यों जा रही है इलेक्ट्रिसिटी? जाने को क्यों बोल रहा है? क्यों यहाँ से वो ट्रैवल कर, उसको जरूरत ही क्या है वहां से ट्रैवल करने की? उसको जरूरत ही क्या है? उसको जरूरत ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है ट्रैवल करने की, तो क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है वो? उसको जरूरत नहीं है तो क्यों जा रहा है? ये हम कन्वेंशनल दिखा रहे हैं, ठीक है, उसको जरूरत नहीं है तो क्यों जा रहा है यहाँ तक? क्यों जा रहा है वो? क्यों जा रहा है यहाँ तक? ठीक है, क्यों जा रहा है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क कर रहा है वहां पे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। कौन क्रिएट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस? तो बैटरी क्रिएट कर रही है
पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है? तो बैटरी क्रिएट करे पोटेंशियल डिफरेंस, जिस कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है, जिस कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उस कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। समझ गए बात को? समझ गए? ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों हमने पढ़ लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों हमने पढ़ लिए। ठीक है, अभी एसआई यूनिट की बात कर ले। तो पोटेंशियल डिफरेंस, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई काम नहीं है, अभी पोटेंशियल डिफरेंस पे ही आएंगे डायरेक्टली। पोटेंशियल डिफरेंस को किस चीज से डिनोट करते हैं? तो वी से डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। उसकी एसआई यूनिट क्या है? वी ही है। ठीक है, उसकी एसआई यूनिट क्या है? वी ही है, जिसका है वोल्ट। वोल्ट किससे नाम पड़ा? एलेसेंड्रो वोल्ट, एलेसेंड्रो वोल्ट। ठीक है, ऐसा कोई नाम है अजीब सा। ठीक है, ठीक है, साइंटिस्ट है बहुत बड़े। ठीक है, एलेसेंड्रो वोल्ट, जिन्होंने, जो इटालियन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ढूंढा था। इस वजह से उनकी रिस्पेक्ट में ऐसा यूनिट उनके जो नाम है उस पर रख दिया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हैं, वोल्ट से डिनोट करते हैं, और उसका ऐसा यूनिट भी क्या है? वोल्ट। ठीक है, वैसे वी को हम वोल्टेज भी बोल देते हैं। ठीक है, वोल्टेज, वोल्टेज। ठीक है, जो डिनोशन है वो वोल्टेज बोलता है, वोल्ट तो ऐसा यूनिट तो वोल्ट ही है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ओके, अभी फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? अब फॉर्मूला का भी डेरिवेशन नहीं दिखाता, फॉर्मूला क्यों बनी ऐसी ये हम देख लेते हैं आसानी से। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके लिए हमने क्या किया? वर्क डन किया, वर्क डन किया। इस चार्ज को मैं यहां से उठा के यहां तक लाया, इस चार्ज को मैं यहां से उठा के यहां तक लाया, तो उस चार्ज को मैं उठा के लाया, मतलब फोर्स लगा, वर्क लगा, वर्क डन, मैंने कुछ किया, मैंने कुछ वर्क डन किया। ठीक है, मैंने कुछ उस चार्ज को, इस वाले चार्ज को मैं उठा के यहां तक लाया, क्योंकि यहां पे एक बड़ा चार्ज था, बड़ा चार्ज था Q, तो मैं यहां तक लाया उसको। ठीक है, तो मैंने कुछ वर्क डन किया, मैंने इतना वर्क डन किया, माइनस माइनस थे वो यहां तक जा सकता था, उसकी पॉसिबिलिटी यहां तक थी, उसकी पहुंच यहां तक थी। ठीक है, तो यहां से मैं उठा के यहां तक लाया, मैं उसको यहां तक लाया, मतलब क्या? मतलब मैंने कुछ वर्क डन किया, मैंने वर्क किया कुछ, मैंने फोर्स लगाया तो वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन हुआ। समझ रहे हो बात को? डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैंने फोर्स लगाया तो डिस्प्लेस हुआ और वर्क डन हुआ, तो इसलिए हम वर्क को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो हमारी फॉर्मूला है वो होती है W/Q, W/Q। क्योंकि Q इस वजह से, क्योंकि हमें चार्जेस की बातें कर रहे हैं, हम चार्जेस की बातें कर रहे हैं। मेन पॉइंट तो देखो कि ये माइनस वाला जो Q चार्ज है ना, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये माइनस बड़ा चार्ज, माइनस वाला चार्ज, और ये छोटा वाला Q चार्ज, छोटा वाला चार्ज। समझो बात को? ये बड़ा वाला चार्ज जो है उसको चार्ज है, ये माइनस जो है वो चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, और ये भी चार्ज है। तो इस वजह से चार्ज तो आना ही है, और वर्क डन भी किया है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फॉर्मूला क्या? वर्क डन अपॉन Q। ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज। समझ रहे हो बात को? वर्क डन अपॉन चार्ज। हमें पता है कि एसआई यूनिट उसकी क्या है? एसआई यूनिट है उसकी वोल्ट, एसआई यूनिट है उसकी वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट। और जो हमारा वर्क डन है, वर्क डन की एसआई यूनिट क्या है? जूल, जूल है उसकी एसआई यूनिट। ठीक है, और जो चार्ज है, चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम। तो हम आसानी से हम उसको ये भी लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 J C रेज टू माइनस। ठीक है, 1 जूल इंटू कूलम रेज टू माइनस। मतलब इसको अभी कोई बच्चा है जो नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, तो उसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके, हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया क्या? पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया क्या? एकदम सही से। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना, डाउट को आई विल सॉल्व। ठीक है, ठीक है, कोई भी डाउट। ओके, अभी कोई चीज जो वोल्ट को कितना वोल्ट है,
अगर एक सर्किट है, मान लो एक सर्किट है, ठीक है, एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, सर्किट में कुछ बनाया नहीं है, ठीक है, नई सर्किट खुली है, ठीक है सर्किट खुली, ओके। ऐसा एक सर्किट है, ठीक है, ये एक बल्ब जैसा है, ठीक है, बल्ब ही है, ठीक है, बल्ब भी है, ठीक है, ऐसी सर्किट है, ठीक है, ऐसी सर्किट। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे फाइंड करना हो तो मैं कैसे करूंगा फाइंड? इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा? ऐसे कोई मतलब ऐसा हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, चार्ज जा रहा है, चार्ज जा रहा है, ठीक है, हमें ये पता है, पर हमें ये नहीं पता कि उसका अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि वर्क डन कितना हुआ वो निकाल दो, वर्क डन चार्ज कितना है वो तुम्हारे पास है ही, वो निकाल दो, चार्ज कितना पास आउट हो रहा है, हम निकाल लेंगे आराम से न्यूमेरिकल लगा के। पर बेटा दे ध्यान से देखो, वर्क डन निकालेंगे कैसे? वर्क डन निकालेंगे कैसे? समझ रहे हो? वर्क डन निकालेंगे कैसे? वो तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझाने की बात है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को समझाने की बात है। वर्क डन निकालेंगे कैसे? वर्क डन निकालेंगे कैसे? ठीक है, वर्क डन निकालने के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और यहाँ पे वर्क डन की इन्फॉर्मेशन में नहीं मिलेगी आसानी से। ये सर्किट दे दिया है तो नहीं मिलेगी कोई भी सर्किट को। आप चार्ज ढूंढ लो, चार्ज आपको गिवन है, लिखा हुआ नहीं रहता, ढूंढना पड़ता है, चार्ज ढूंढनी पड़ती है, ये वर्क डन। तो वोल्टेज कैसे ढूंढेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए एक अलग से एक पूरा एक डिवाइस आता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर एक्चुअली में पैरेलल होता है टू द सर्किट्स अक्रॉस द पॉइंट्स ऑफ द बिटवीन द सर्किट, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर को हम ऐसे वी और ऐसे गोल शो करते हैं कि वोल्ट मीटर पैरेलल होता है, पैरेलल, सीरीज में नहीं होता। सीरीज पैरेलल आपको नहीं पता होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल, इस लेक्चर में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर इसी लेक्चर में। अभी देख लेते हैं कितना टाइम होता है, ठीक है, ओके। तो जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर वो सीरीज में कनेक्टेड नहीं होता, पैरेलल होता है। मतलब ये सर्किट है, सर्किट के ऊपर रहता है, ऊपर, सर्किट के अंदर ज्वाइंट नहीं होता, सर्किट के ऊपर ज्वाइंट होता है, सर्किट के ऊपर होता है। यहाँ पे सर्किट था, इधर तक क्या था, सर्किट था, ये सर्किट की क्या है, ऊपर है, ऊपर, सर्किट की क्या है, ऊपर है, ऊपर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर पैरेलल रहता है, पैरेलल, सर्किट के पैरेलल। सीरीज मतलब सर्किट के साथ, सर्किट के साथ नहीं बेटा, सर्किट के साथ नहीं रहता, ये सर्किट के ऊपर रहता है, पैरेलल रहता है, पैरेलल, ठीक है, सर्किट के पैरेलल रहता है, पैरेलल, समझ रहे बात को, सर्किट के पैरेलल होता है। वोल्ट मीटर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इसको, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर बोलते हैं इसको, ओके, ठीक है, हो गया। न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, 2 न्यूमेरिकल्स रह गए थे और शायद से हमने वो वाला न्यूमेरिकल आगे वाला भी नहीं किया था, यस, आगे वाला भी एक न्यूमेरिकल रह गया, तो ये वाला न्यूमेरिकल हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, पता है हमें फॉर्मूला, ठीक है। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक वायर फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट तक। अभी ऐसा यूनिट पे जाते हैं, ठीक है, ऐसा यूनिट, सिंपल सी बात है। पहले तो लिख देंगे कि क्या है, I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, टाइम कितना लगा, टाइम 10 मिनट, 10 मिनट है। कोई इंसान होगा, कोई बच्चा होगा, बोलेगा 10 मिनट है, 10 लेके चला लेंगे, 10 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा गलत, आंसर आ जाएगा गलत, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि यही वो फॉर्मूला तो यही था। नहीं बेटा, फॉर्मूला ये है, पर कुछ अलग भी चीजें करनी पड़ती है, उसके ऐसा यूनिट के हिसाब से हमें करना पड़ता है। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, टाइम की ऐसा यूनिट होती है, क्या होती है, 1 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड मतलब सेकेंड, ठीक है, टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड, समझ रहे हो बात को। तो 10 मिनट्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में। तो 10 मिनट्स इंटू 1 मिनट पे कितने सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो 10 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 600 सेकेंड, 600 सेकेंड। तो I इज इक्वल टू, यदि क्या I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है तो हमें क्या ढूंढना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज Q होता है, चार्ज Q होता है, हमें इलेक्ट्रिक चार्ज को ढूंढना है, इलेक्ट्रिक चार्ज को ढूंढना है। तो अगर हम इस टी को इसको ढूंढने के लिए इस टी को हम इधर लेके जाए तो जो डिवीजन में है उस वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी। तो Q इज इक्वल टू 5/10
इंटू 600, ठीक है, 10 0 0 कट, और 5 इंटू 60 क्या हो जाएगा 300 कूलम्ब, 300 कूलम्ब, ठीक है, 300 कूलम्ब, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें मत भूल जाना, ऐसा यूनिट लगाना भूल गए हाफ एक एक मार्क कट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा यूनिट कभी नहीं भूलना लगाना, पीछे ऐसा यूनिट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, ठीक है। तो 12.1 हमने कर दिया था एग्जाम्पल। 12.2 पे आ जाते हैं, जो कि एक चार्ज का है, उसके बाद सर्किट डायग्राम है, और उसके बाद ओम्स लॉ पे आते हैं, ठीक है, ओम्स लॉ। ओके, एग्जाम्पल 12.2 क्या कहता है कि हाउ मच वर्क इज डन ऑफ अ मूविंग चार्ज 2 कूलम। 2 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, सर्किट है, 2 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है अक्रॉस 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट्स पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस चेक किया हमने, तो पोटेंशियल डिफरेंस आया 12 वोल्ट, ठीक है। हमें पता है कि V इज इक्वल टू W/Q होता है, ठीक है, हम जानते हैं। V क्या है 12, W क्या है, W ढूंढना है, Q है 2, यहाँ डिवीजन में तो इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो 24 इज इक्वल टू W। W क्या होता है जूल, वर्क क्या होता है, वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है जूल, तो वर्क डन हो गया 24 जूल, समझ रहे हो बात को। ओके, ये हो गया, ठीक है। अभी आ जाते सर्किट डायग्राम पे। सर्किट डायग्राम्स काफी आसान से डायग्राम्स है जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे आप लोगों को आराम से दिखे, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कैसे सिंबल डाल सकते हैं कि एक बड़ा वाला बड़ी सी स्टिक, हाँ स्टिक ही बोल देते हैं इसको, ठीक है, बड़ी सी स्टिक और एक छोटी वाली स्टिक, ठीक है। बैटरी को हम कैसे करेंगे, ऐसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। प्लग की जो ओपन है, जिसके अंदर करंट नहीं घुस रहा, ठीक है, करंट अंदर नहीं जा रहा, उसको हम डॉट शो नहीं करेंगे, उसके अंदर हम डॉट शो नहीं करेंगे, बट जिसके अंदर करंट पास हो रहा है उसके अंदर हम डॉट शो करेंगे। वायर अगर जॉइंट है, मतलब एक वायर ऐसे जा रहा है फिर दूसरा वायर ऐसे जॉइंट आ रहा है, तो उसको हम ऐसे शो करेंगे। और अगर जॉइंट नहीं है और उसके ऊपर से निकल रहा है तो हम ऐसे शो करेंगे, ठीक है, और हम ऐसे शो करें, उसके ऊपर से निकल रहा है वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम ऐसे शो करेंगे, ऐसे अगर कोई ड्रॉ कर सकता है, टाइम है एग्जाम में तो कर देना, पर मैं तो यही प्रेफर करता हूँ, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। ओके, रेजिस्टर जो होता है, रेजिस्टेंस अगर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में, तो उसको हम ऐसे शो करते हैं। वेरिएबल रियोस्टैट होता है, वो वेरिएबल रेजिस्टर होता है, ठीक है, उसको हम ऐसे शो करते हैं। एमीटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट कितना है सर्किट पे वो चेक करता है, उसको बोलते हैं एमीटर, ठीक है। वो सीरीज में होता है, ये सीरीज में होता है, ये चीज़ सीरीज में है, ये चीज़ सीरीज में होती है, और ये चीज़ पैरेलल होती है, जैसे हम लोग बोला पैरेलल, ठीक है, ये चीज़ पैरेलल होती है, ये चीज़ सीरीज में होती है, मतलब जो सर्किट है, सर्किट के अंदर ही एम्पीयर होता है, एमीटर होता है, सॉरी एमीटर होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला बता देता हूं आपको, सबसे पहले फॉर्मूला बता देता हूं। V इज इक्वल टू आई आर, कैसे आया, R क्या है, बहुत सारे सवाल, R क्या है, I करंट, हाँ याद आया, V क्या होता है, वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ पता चल गया। अभी ये चीज क्या है, I R और ये सब चीज क्या है, ठीक है। तो बेटा ओम नाम के जो साइंटिस्ट थे, जॉर्ज साइमन जो भी बोलना हो, साइमन ओम, ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया, मतलब उन्होंने इन्वेंट नहीं बोल सकते, उन्होंने लाइक बोला था, रिलेशनशिप ढूंढी थी ऑफ वी एंड आई। क्या ढूंढा उन्होंने ढूंढा कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं ना तो करंट भी बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है, और हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस को घटाते हैं तो करंट भी घटता है। तो उन्होंने एक रिलेशनशिप निकाली कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कुछ बच्चे को पता होगा, बढ़िया है, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर कोई चीज़ों के बीच में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, उसका मतलब ये होता है
कि अगर कोई चीज बढ़ेगी, मतलब अगर v बढ़ा तो i भी बढ़ा, अगर v घटा i भी घटा। तो ये चीज है, ठीक है। अगर कोई चीज घट रही है तो वो दूसरी चीज भी घटेगी, कोई चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, ठीक है। उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज, ठीक है, ठीक है। अगर कोई क्वांटिटी बढ़ रही है तो वो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और अगर कोई क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी घटेगी, लाइक अभी हमने शो कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने रिलेशन निकाला कि v और i दोनों कनेक्टेड एक दूसरे से, कि अगर v बढ़ा तो i भी बढ़ा, v बढ़ा तो i भी बढ़ा, और अगर v घटा तो i भी घटा, ठीक है। उन्होंने रिलेशनशिप निकाली। अभी उनको पता है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन को अगर हम इज इक्वल टू पे लाए तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने कांस्टेंट लगा दिया r। तो r क्या है, r क्या है, r को बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोलते हैं, r को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अभी ये रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब बाधा, रेजिस्टेंस मतलब बाधा, बाधा, कोई बाधा है कि यहाँ से यहाँ जाने की। अभी आपको नहीं पता होगा एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस क्लास 11th में आएगा, आगे आएगा, ठीक है। पर आपको एयर रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम आ रहा होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या, आप कैसे उसको समझ सकते हो कि एक वायर है, ठीक है, वायर है, तो उसके अंदर क्या एयर है, एयर है उसके अंदर, हाँ है। तो क्या एयर रोकेगी नहीं उसको करंट पास होते हुए, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। तो करंट पास करे तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो रोकेंगे नहीं इसको, ये भाई मत जा आगे, मत जा आगे, तू आगे मत जा, मुझे मार के क्यों जा रहा है, मुझे धक्का मार के क्यों जा रहा है, तू मत जा आगे, ठीक है। अगर कोई इंसान, आप जा रहे हो, ठीक है, फुल स्पीड में आप जा रहे हो, ठीक है, फुल स्पीड में आप बस लेके जा रहे हो, ठीक है, बस नहीं अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो, ठीक है। और कोई ऐसे ही आ गया बीच में, ठीक है। अगर कोई चीज रखी है बीच में, ठीक है, रखी है, बम्प आ गया, ठीक है, बम्प आ गया, बम्प आ गया, तो क्या आपकी जो कार है उसको स्लो नहीं करोगे, स्लो नहीं करोगे, बम्प पास करने के लिए स्लो नहीं करोगे। और या फिर अगर आप कोई दूसरा एक ऑब्जेक्ट आ गया बीच में, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो अगर आप उसको टकरा के जाओगे, उसको आप अगर टकरा के जाओगे तो उस ऑब्जेक्ट को टकराने के बाद आपकी स्पीड कम नहीं हो जाएगी, होगी ना कम, ऑब्वियसली होगी। क्यों नहीं होगी कम, अगर नहीं होती तो फिर आप अलग दुनिया के हो, ठीक है। अगर नहीं होती तो फिर आप अलग दुनिया के हो और आपकी अलग ही सोच है, ठीक है। तो होगी ना स्पीड, स्लो तो होगी, ठीक है। बम्प आएगा तो आप स्लो करोगे, बम्प ही नहीं है, समझ लो, बम्प ही नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, कचरे के ढेर पड़े हुए हैं सामने, और आपको बीच में से ही जाना है, आप फुल स्पीड में जा रहे हो, पर आप उससे टकरा के जा रहे हो, टकरा के जाओगे तो क्या होगा, स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी, ठीक है, स्पीड जो होगी वो कम होगी, समझ रहे हो बात को, स्पीड जो होगी वो कम होगी। तो उसके लिए मतलब बाधा जो आपके रास्ते में आ रही है, जो बाधा आपके रास्ते में आ रही है, एक और चीज आप देखो कि अगर अपना हाथ लो, हाथ, ठीक है, हाथ लो, तो हाथ को ऐसे हिलाओ, ठीक है, हाथ को पंखे जैसे आप खुद पे पंखा लगा रहे हो, ठीक है, पंखा डाल रहे हो, ठीक है, तो हाथ को पंखे की तरह हिलाओ, ठीक है, कर दिया, ओके। तो क्या आपको जो हवा आई वो आपके पास हवा आई, एयर आई आपके पास, एयर, ठीक है, एयर आपके पास आई, ओके, एयर आई। तो जो एयर आई क्यों आई, क्योंकि आपने एयर को काटा, अपने एयर को बीच में से काटा। जो एयर थी, बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स थे जो पास थे, ठीक है, आपका हाथ उसके बीच में आया, ठीक है, और ये एयर मॉलिक्यूल्स बाजू में चले गए, ये एयर मॉलिक्यूल्स बाहर आ गए, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स बाहर आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि आपका हाथ बीच में आ गया, ठीक है, आपका हाथ बीच में आ गया, समझ रहे हो बात को। तो ये जो बाधा एक है, ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है, ये सारे होते हैं रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अभी ये एक्चुअली में एयर रेजिस्टेंस होता है, पर ये अंदर जो वायर के अंदर होता है वो होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो रेजिस्टेंस मतलब बाधा, कि अगर करंट पास कर रहेगा तो उसके अंदर बाधा आती है, ठीक है, बाधा आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, आर इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन मेटेलिक वायर एंड इट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस बढ़ता है, घटता है, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे बढ़ता है, कैसे
कम होता है, ठीक है, वो सारी चीजें हम रेजिस्टिविटी, यहाँ पे आगे एक टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है, तो वो चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम रेजिस्टेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एक वीआई ग्राफ आपके एग्जाम में मोस्टली नहीं पूछेंगे बट पूछ सकते हैं, ठीक है। वीआई ग्राफ पूछ सकते हैं। तो उसमें एक चीज याद रखना है, ग्राफ बनाना है आपको, सिंपल सा ग्राफ बनाए, उसमें स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना ली है। और आपको कुछ यहाँ पे ऑलरेडी ग्राफ दिया गया है कि नंबर ऑफ द सेल्स वायर निक्रोम वाला जो वायर है, ठीक है, ठीक है, उसमें आपको अगर हम देखें तो उसमें आपके कितने मतलब आई क्या है आपका, ठीक है, इसमें आपका वी कितना है, ठीक है, और वी आई क्या आता है उतना आपका क्या होगा, वी बाई आई क्या होता है, वी बाई आई होता है रेजिस्टेंस, वी बाई आई कैसे, v इज इक्वल टू आई आर, तो आई नीचे चला जाएगा तो क्या हो गया, r इज इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाई आई, समझ लो बात को, वी बाई आई, ओके। देखो मैं बता रहा था ना वोल्ट मीटर की बात कर रहे थे ना, तो वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्टेड होता है, देखो ध्यान से, वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्टेड होता है, ये यहाँ पे पैरेलल, यहाँ पे सर्किट है, ये सर्किट है, और इस सर्किट के पैरेलल में यहाँ पे कनेक्टेड होता है, समझ रहे हो बात को, यहाँ से कनेक्टेड होता है ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर वोल्टेज कवर करता है। उन्होंने देखा कि करंट फ्लो जैसे ही हुआ, करंट ऐसे फ्लो हुआ, ठीक है, करंट फ्लो होते ही क्या हो गया कि जो ये जो हमारे जो वोल्ट मीटर थे तो बढ़ गया, वोल्ट मीटर बढ़ गया, वोल्ट मीटर बढ़ा तो पता चला कि पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो चीज पता चली कि रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे कुछ बाधाएं थी, यहाँ पे वायर में कुछ बाधाएं थी, ठीक है। रेजिस्टेंस को हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है, वैसे तो हर साइड होती है पर शो करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जब ये वायर ऐसे जा रहा था इस पॉइंट पे, यहाँ पे ज्यादा थी, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे जा रहा था, तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे तो जो वी आया वो ज्यादा आया। अभी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखा, करंट देखा, यहाँ पे एम्पियर, यहाँ पे एमीटर की बात नहीं की ना, एमीटर, ठीक है, बाद में बात करते। तो यहाँ पे जो हुआ वो अलग आया, ठीक, वो अलग आया, ठीक है। और हमने देखा कि रेजिस्टर जहाँ से पास आउट हुआ तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे जो करंट का फ्लो था वो कम हो गया, करंट का जो फ्लो था वो कम हो गया, करंट धीमे धीमे पसार होने लगा, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो गई, तो रेजिस्टेंस इसको ही कहते हैं, ठीक है। और एमीटर की बात करें तो एमीटर जो करंट को लाइक बोलते हैं, करंट को कैलकुलेट करता है, तो वो एमीटर सीरीज में होता है, मतलब सर्किट के अंदर ही होता है। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, इसको बोलते हैं एमीटर, एमीटर का सिंबल भी ये रहा, ठीक है, की ये के है, के की, ठीक है, ओके। वी आई ग्राफ है, सिंपल सा ग्राफ है, ठीक है, अब वो कर लेना, ठीक है। अभी जो ऐसा यूनिट है फिर से ऐसा यूनिट देख के थोड़ा वो डर लग रहा होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है ओम, और उसको लिखा जाता है ओमेगा से, ओमेगा, ठीक है। मेरे से ओमेगा ठीक तरीके से नहीं होता है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। वैसे एक्चुअली में ओमेगा करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ये रहा ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा को ऐसे लिखा जाता है और इसको ओम भी बोलते हैं, ठीक है, अगर हम उसको बोले तो ओमेगा या ओम, ठीक है, ओके। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट, मतलब आर की वैल्यू अगर हम निकाले तो वी बाई आई होता है, क्योंकि वी इज इक्वल टू आर आई आर है, ठीक है, और आई को यहाँ पे डाल दिया तो वो डिवीजन में चला जाएगा, तो इस वजह से वी आर इज इक्वल टू वी बाई आई। तो अगर हम 1 ओम की वैल्यू निकालें तो 1 ओम की वैल्यू 1 वी बाई 1 ए, ठीक है, समझ रहे हो बात को, ओके, डन। ओम्स लॉ ये कहता है, ठीक है, एक बार फिर से, कि अगर करंट बढ़ा तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बढ़ेगा, ठीक है, और साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, घटेगा नहीं, सॉरी, रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, नहीं होगा ऐसा, रेजिस्टेंस हर जगह पे इक्वल होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, आर इज कांस्टेंट,
हमें कांस्टेंट लगाना होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू साइन के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ता है, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। लाइक हमने 9th में पढ़ा था F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, पर F इज इक्वल टू क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए था, तो F इज इक्वल टू तो क्या आना चाहिए, के एम ए होना चाहिए। पर हमने क्या लिया था, कांस्टेंट, ये जो के था, जो कांस्टेंट था, हमने के को 1 ले लिया था, इसलिए हम क्या लेते थे, F इज इक्वल टू एम ए। पर यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे के 1 नहीं होता, समझ रहे हो बात को, रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है इसलिए, ठीक है, समझ रहे हो बात को, ओके। और जहाँ पे मतलब जिसमें रेजिस्टेंस चेंज होता है ना, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ही कम वायर्स होते हैं, ठीक है, और मतलब एक डिवाइस डालते हैं, ठीक है, एक डिवाइस डाल देते हैं, मतलब वायर एक, और अगर उसका रेजिस्टेंस हमें चेंज करना हो तो एक डिवाइस होता है जिसका नाम बोलते हैं रियोस्टेट, तो जिससे रेजिस्टेंस जो है ना वो चेंज होता रहेगा, रेजिस्टेंस जो है ना वो चेंज होता रहेगा। ये एमसीक्यू में ज़रूर आता है, ठीक है, ओके, समझ रहे हो बात को। आई जो है, जितना करंट बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, ये बात ध्यान रखना, और अगर करंट घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। वैसे रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट घटेगा, ठीक है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। एक रिलेशन भी बता दूँ तुम लोग को, ठीक है, कि I is inversely proportional टू क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ा तो जो करंट है वो घटा, अगर रेजिस्टेंस घटा तो करंट बढ़ा, ठीक है, ये बात समझ लो तुम लोग, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ा, करंट घटा, रेजिस्टेंस घटा, करंट बढ़ा, ठीक है। इसीलिए क्या था, R इज इक्वल टू V बाई आई, ठीक है, क्या लिखा था, R इज इक्वल टू V बाई आई, आई नीचे था, ठीक है, और I इज इक्वल टू V बाई आर, समझ रहे हो। ये देखो रिलेशन काम आया कि नहीं, समझ लिया आपको, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें कर ली, ओम्स लॉ भी हो गया हमारा, और साथ में पोटेंशियल डिफरेंस, और हमारा साथ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट भी हो गया, ठीक है, ओके। फैक्टर्स पे आ जाते हैं बेटा। फैक्टर्स क्या है ऑफ रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कि अगर एक वायर है जिसमें रेजिस्टेंस है 2 ओम, और एक है वायर 2, ठीक है, वायर 2 जिसमें रेजिस्टेंस है 3 ओम, तो क्या है, ये डिपेंड क्यों करता है, वायर बी में रेजिस्टेंस इतना है, क्यों डिपेंड करता है, ये साइज वाइज पे मत जाना, ठीक है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो ये क्यों डिपेंड करता है, क्या चीज़ों से ये डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस बढ़ा या घटा, कौन सी चीज़ों से डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस बढ़ा या घटा, ठीक है, ओके। ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट देखना हो तो देख लेना, एक वक्त देख लेना, ठीक है। ये क्या हुआ था, कुछ नहीं, ठीक है, ओके। तो ऊपर वाला जो हमने देख लिया, वो जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो देख लेना एक बार, इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इट्स जस्ट ओके सा है, ठीक है, इतना अच्छा भी नहीं है वो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट जिससे आपको समझ आए, ठीक है। हम लोग स्टॉप करेंगे रेजिस्टेंस पे, ठीक है, रेजिस्टेंस पे हम लोग स्टॉप करेंगे, सीरीज़ हम लोग सीरीज़ पे नहीं जाएंगे, ठीक है, सीरीज़ के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है, और 2 घंटे से ज़्यादा वीडियो को लंबी मैं नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, 2 घंटे से ज़्यादा मैं वीडियो को नहीं लंबी करना चाहता, इस वजह से हम लोग देखेंगे कितना हो सकता है उतना करेंगे, ठीक है, ओके। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड क्या करता है, कंडक्टर रेजिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, पहली तो लेंथ कितनी है, अगर वायर लंबा हुआ, ठीक है, वायर लंबा है, बहुत लंबा वायर है, ठीक है, इतना बड़ा लंबा वायर है, एक छोटी चीज़ के लिए बड़ा लंबा वायर है, तो क्या उसमें ज़्यादा एयर नहीं होगी, क्या उसमें ज़्यादा
ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होंगे, ज़्यादा उसमें कठिनाइयाँ नहीं होगी, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी क्योंकि बहुत लंबा वायर है। तो अगर लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, लेंथ घटा रेजिस्टेंस घटा। तो एक चीज़ पे हम आ सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रुको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, ओके। दूसरी बात अगर हम देखें तो एक ऐसा वायर है, ठीक है, एकदम लाइक एकदम वेरी बहुत ऐसे बोलते बहुत पतला वायर है, ठीक है, और एक ऐसे बड़ा ऐसे, ये बड़ा नहीं था, ठीक है, मोटा नहीं था, सॉरी, मोटा वायर बनाता हूँ, ठीक है, मोटा वायर है, पतला वायर है, ठीक है, मोटा वायर है, पतला वायर है। तो ये तो पतला वायर है और ये जो मोटा वायर है, मोटे वायर में क्या होगा, मोटा वायर है तो क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। क्यों कम होगा, रेजिस्टेंस क्यों कम होगा, क्योंकि स्पेस ज्यादा मिल जाएगी करंट को जाने के लिए। करंट को तो अपने आप को जब फ्लो करना है, उसको सिर्फ जाना है, उसको सिर्फ जगह चाहिए, तो जितना मोटा वायर होगा ना उसके लिए बढ़ा रहेगा, वो आसानी से चला जाएगा, करंट आसानी से चला जाएगा। तो अगर एरिया, वायर का एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ा तो रेजिस्टेंस घटा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है मतलब बहुत पतला वायर है तो वो घटा, एरिया घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ा। समझ रहे हो? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो ये दोनों रिलेटेबल है। ठीक है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए लिख सकते हैं क्या? ठीक है, एल बाई, ठीक है, ओके। तो इस चीज को अगर हम कन्वर्ट करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमें कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट चाहिए, जैसे हमने पढ़ा कांस्टेंट चाहिए। पहले हमें कांस्टेंट क्या लगाया हमने, पहले हमें ओम्स लॉ में कांस्टेंट क्या लगाया, रेजिस्टेंस को लगाया। इसमें कांस्टेंट क्या लगाएंगे, इसमें कांस्टेंट लगाएंगे रो को कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है, रो एल बाई ए। अभी कुछ बच्चे कंफ्यूज, रो क्या है, रो कुछ नहीं है बेटा, रो कुछ नहीं है, रो एक लेटर है, ठीक है, अल्फाबेट है। जैसे आप अल्फा पढ़ते हो, इसको अल्फा कहते हैं। अगर आप बीटा पढ़ते हो, बीटा आपको पता, अरे यार पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ा क्या, पॉलिनोमियल्स चैप्टर नहीं पढ़ा क्या, अल्फा बीटा, ठीक है। वैसे एक ग्रीक लेटर है, खत्म यार, क्या उसमें बहुत रो कर रो रहते हो आप लोग। रो में नहीं रोना होता है, ठीक है, रो में नहीं रोना है। बहुत सारे लोगों में जानता हूँ कि रो में रो जाते हो, ठीक है, ओके। तो रो में रोना नहीं है, एक्चुअली रो जो है वो एक उसको डिनोट करते हैं डेंसिटी से। बुक क्लास 11th की बातें हैं, ठीक है। अभी आप सिर्फ यहाँ पे रहो, ठीक है, और यहाँ पे इसको कांस्टेंट की तरह लेते हैं रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। उसकी एसआई यूनिट क्या है भाई, रेजिस्टिविटी, और आर की एसआई यूनिट खत्म। आर को तो हम रेजिस्टेंस को भी इस्तेमाल करते हैं, पर इस चीज की रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट जो है रेजिस्टिविटी कहते हैं इसको, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट है ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, ओके। एक और चीज, अगर आपको रेजिस्टिविटी समझ आ गया होगा, ठीक है, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, मतलब जो वायर जो वो है जिसकी रेजिस्टिविटी कम है, रेजिस्टिविटी कम मतलब क्या, रेजिस्टेंस अगर कम तो करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो होगा, मतलब गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस कम होगा। तो उसमें रेजिस्टेंस कितना रहता है, 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। और लाइक रबर जो है, ग्लास है, रबर है, उसमें ये बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और करंट कम पास करेगा। तो उसमें रेजिस्टिविटी कितनी रहती है, 10⁻12 ओम मीटर टू 10⁻17 ओम मीटर, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग है कि गुड कंडक्टर्स में देखो, यहाँ पे माइनस में है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी। कॉपर में देखो
कॉपर गुड कंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी कम है और करंट ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, करंट कम है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे ये चीज़ हुई है। ठीक है, ओके, याद नहीं रखना। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है याद रखना है क्या टेबल को, नहीं याद नहीं रखना। अगर ये चीज़ आपको एग्जाम में पूछी जाती है ना तो पीछे ऐसे दिया होता है, ऐसे दिया होता है कि सिल्वर की ये है, कॉपर की ये है, एल्यूमिनियम की ये है, टंगस्टन की ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपको दिया है। ठीक है, दिया होता है न्यूमेरिकल में। ठीक है, ओके, तो ये न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, जो आपको करने रहेंगे। ओके, ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट का सोर्स है। ठीक है, वोल्टेज 220 है। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस इतना है, तो हाउ मच करंट विल पास, करंट है तो यार I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, तो ये अगर हम V/R लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.18 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है। ठीक है, हाउ मच करंट, दूसरा में क्या है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक ये भी सेम ही है, बट इसमें ये बदल दिया गया है, जो रेजिस्टेंस है वो बदल दी गई है। ठीक है, 100 ओमेगा कर दी गई है तो 2.2 एम्पियर। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 60 वोल्ट है और जो करंट है वो 4 एम्पियर है। तो हमें क्या करना है कि हाउ व्हाट करंट विल, ओके व्हाट करंट, ओके समझ गए बात को। ओके, ये कहना क्या चाहता है कि पहले हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, पर क्या है कि ये एक इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर है। अगर इलेक्ट्रिक हीटर को पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा के 120 वोल्ट किया जाए तो कितना करंट वो पास करेगा, कितना करंट वो पास करेगा। वैसे ओरल सम हो जाता है 60 वोल्ट है तो 120 करेंगे तो ये 8 एम्पियर हो जाएगा, पर रेजिस्टेंस निकाल के करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो पहले इन दोनों में से रेजिस्टेंस निकाल देंगे, R इज इक्वल टू V/I करके। ठीक है, रेजिस्टेंस निकल जाएगा और फिर I इज इक्वल टू V/R करके हम लोग निकाल देंगे करंट। ठीक है, ओके। अभी ये वाले सम बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, क्यों लगते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, क्यों लगते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, ओके। रेजिस्टेंस जो है मेटल वायर का 1 मीटर की लेंथ वायर दी गई है, लेंथ दिया गया है तो 26 ओमेगा दिया है, ओमेगा मतलब ओम। ठीक है, 26 ओम रेजिस्टेंस दिया गया है, 26 ओम। ठीक है, और 20 डिग्री पे। इफ द डायमीटर ऑफ 0.3 mm, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी एट द मेटल। ओके, क्या करना है हमें, रो एल बाई, और हमें टेम्परेचर निकालना है। तो टेम्परेचर देखो, ओके, समझ गया। रो को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, एक छोटी सी गलती हो गई। ठीक है, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। R इज इक्वल टू L/A होता है, मेरे से कॉन्सेप्ट में थोड़ा वो हो गया। ठीक है, सॉरी। देखो ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, R को हम रेजिस्टेंस से करते हैं और ये कांस्टेंट जो लगा है उसको, ये जो रो है, रो को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रो को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो रो जो है वो, अरे सॉरी, ये जो रो है, ठीक है, रो है, उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, एक बार फिर से करेक्शन कर लेना, नोट्स बनाए हो तो। रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रो को रेजिस्टिविटी बोलेंगे तो, और RA मतलब R इंटू A। ठीक है, R इंटू A/L। ठीक है, ये A इधर आ जाएगा और L नीचे चला जाएगा, तो RA/L। ये क्या होता है, पाई डी स्क्वायर। अगर पाई डी स्क्वायर को अगर हम देखेंगे बाय 4L तो आंसर आ जाएगा हमारा ये। तो रेजिस्टिविटी हो जाएगी हमारी 1.84 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, ओके। ये तो काफ़ी आसान सा समय, देखो ध्यान से कि लेंथ L, एरिया A। ठीक है, 4 रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, और अगर हम अनदर वायर जिसकी L को, लेंथ को डिवाइड कर देंगे 2 से और A को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो नई वायर की रेजिस्टेंस कितनी आएगी। तो बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है ये। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज कर देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज कर देते हैं, छोटा सा टॉपिक है वैसे। रेजिस्टेंस सीरीज, रेजिस्टर्स इन पैरेलल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम करेंगे बाद में। ठीक है, वो हम करेंगे बाद में। ठीक है,
ओके, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टर्स क्या होते हैं? पहली चीज, रेजिस्टर्स होते हैं क्या? जो चीजों को रोकते हैं कि करंट इतना ही पास करने देना है, ज्यादा करंट पास नहीं करने देना है। एक सर्किट है, सर्किट को बनाया ऐसे गया है कि वो सिर्फ 10 एम्पियर का करंट पास आउट करे, पर वो करंट अगर पास आउट कर रहा है 12 एम्पियर का तो क्या होगा? तो उसको शो करना पड़ेगा 10 एम्पियर करना पड़ेगा, ठीक है, 10 एम्पियर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेंगे? रेजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे। रेजिस्टर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? करंट का फ्लो कम हो जाएगा। तो करंट कितना लो घूमेगा, स्लो घूमेगा, ठीक है, करंट स्लोली आएगा, ठीक है। ओके, तो ये सर्किट होती है, ठीक है। अभी रेजिस्टर्स दो प्रकार के होते हैं, सीरीज के होते हैं, पैरेलल के होते हैं। सीरीज रेजिस्टर्स क्या होते हैं? जो रेजिस्टर जो होते हैं वो सर्किट के अंदर ही होते हैं। रेजिस्टर जो होते हैं वो सर्किट के अंदर ही बनाए जाते हैं, लाइक दिस, ठीक है। और पैरेलल में सर्किट के ऊपर या नीचे लगाए जाते हैं, ऊपर या नीचे, रेजिस्टर्स के ऊपर या नीचे लगाए जाते हैं, तो वो पैरेलल रहते हैं। कि पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू सर्किट। सर्किट का ये ऐसे जा रहा है और यहाँ का ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, दिस इज पैरेलल में लगाया जाता है। पैरेलल के फायदे, नुकसान, सारी चीजें हम अगली क्लास में देखेंगे, पर पहले हम सीरीज की बातें कर लेते हैं, ठीक है। सीरीज में रेजिस्टर जो होते हैं वो सीरीज में सर्किट के अंदर ही, ऐसे ही रेजिस्टर्स होते हैं सर्किट के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। और जो पैरेलल होते हैं, ठीक है, पैरेलल बाहर, पैरेलल सर्किट के अंदर नहीं रहते, पैरेलल सर्किट के बाहर रहते हैं, ठीक है। ओके, रेजिस्टर्स, ये बात हो गई। ओके, तो सीरीज पे आ जाते हैं। सीरीज क्या होता है कि रेजिस्टेंस सीरीज मतलब जो सर्किट होता है, सर्किट के अंदर जो रेजिस्टर्स रखे जाते हैं उसको बोलते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है। अगर देखो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स है, मतलब अगर आप देखोगे ना तो क्या होगा कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, जो हमारा वोल्ट होगा, ठीक है, जो वोल्ट होगा हमारा वो अलग अलग आएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? अलग अलग आएगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अलग अलग आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएगा, कैसे हो सकता है? ऐसे आएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएगा, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यहाँ पे लगाया जाएगा, वोल्ट मीटर लगाया जाते हैं, ठीक है, कि वोल्ट मीटर चेक करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अभी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है। तो ये होता है सीरीज में, ठीक है। करंट में चेंजेस नहीं होते, पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजेस होते हैं। लाइक अगर हम 3 रेजिस्टर्स यहाँ पे गए तो पोटेंशियल डिफरेंस पे V/3 हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो बात को? V/3 हो जाता है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना कि सीरीज में ये चीज होती है। सीरीज में कनेक्टेड जो रेजिस्टर्स होते हैं वो ये चीज, ठीक है। ओके, तो अगर हमारा V नेट है, V जो हमारा नेट है, तो उसको हम V1 + V2 + V3 निकाल सकते हैं क्या? हाँ, निकाल सकते हैं। हमें ये पता है कि V = IR होता है, ठीक है, V = IR होता है। तो क्या हम उसको, इस चीज को IRN = IR1 + IR2 + IR3 कर सकते हैं? यहाँ पे IR3 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं इसको, ठीक है, हाँ इसको कर सकते हैं। तो IRN = I को कॉमन ले लूँ मैं, तो R1 + R2 + R3 कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? मैं बिल्कुल कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। V नेट मतलब V अलग अलग हो रहा है, V अलग अलग हो रहा है, मैंने क्या बोला? V अलग अलग हो रहा है, तो V को मुझे निकालना है, तो मैं V1 + V2 + V3 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। V1 + V2 + V3 मतलब V का क्या होता है? ओम्स लॉ में हमें पता है कि V = IR होता है, ठीक है। तो IRN + IR1 + IR2 + IR3 कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस को सबके अलग अलग है। इसका रेजिस्टर मान लो इसका 2 ओम है, ठीक है, इसका 1 ओम है, इसका 3 ओम है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को सबके अलग अलग है, समझ लो बात को। तो मैंने इसका I कॉमन ले लिया, ठीक है। अभी IRN जो है ये नीचे आ गया, ये मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। तो R1 + R2 + R3 हो गया, I और I खत्म, ठीक है। तो R नेट रेजिस्टेंस इन टोटल
R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। ठीक है, ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस निकालने की फॉर्मूला। ठीक है, जिसका डेरिवेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो? जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो डिवाइड हो रहा था। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होते थे सीरीज में। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया 3 से। समझ रहे हो बात को? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया 3 से। यहाँ पे फिर से नेट आ गया, यहाँ पे फिर से इतना ही आ गया। समझ रहे हो बात को? तो जो हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, उससे हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया कि RS मतलब RT या R नेट जो भी है इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अभी ऐसा नहीं है कि ये 3 तक ही है सर, 3 तक ही खत्म हो गया बात, अभी नहीं हो। ये जितने भी होते हैं उसकी रियल फॉर्मूला ऐसी होती है, पता है? RT या RS, ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, और जितने भी रेजिस्टेंस अगर हम 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, वेरी कर सकता है। ठीक है, ओके। अभी देखो न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। रेजिस्टेंस 20 ओम, फिर कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 ओम और बैटरी है 6 वोल्ट की। ठीक है, 2 ओम, ठीक है, 2 है। ओके, तो आर रेजिस्टेंस टोटल कितना निकालना है? देखो पहला टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द करंट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द करंट। तो क्या होगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, क्या होगा? 20 ओम प्लस 4 ओम, क्या हो जाएगा? 24 ओम टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी क्या निकालना है? करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इज इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, V बाई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर, मतलब I इज इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, तो टोटल करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू V बाई आर जो है तो 6 वोल्ट डिवाइड बाई 24 तो 0.5 एम्पियर आ गया। ठीक है, फिर क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, तो V इज इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, हम उसको निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, ओके, समझ गए बात को? हो गया। ठीक है, हो गया। ओके, एक्चुअली में क्या है कि V1 जो है और V2 जो है वो अलग अलग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसका R अलग है, ये 20 से लेके अलग है, और 4 से लेके अगर हम करेंगे तो वो अलग होगा। तो V1 प्लस V2 अलग अलग आएगा, V1 V2 अलग अलग आएगा। ओके, पैरेलल करना है या नहीं करना? पैरेलल कर देते हैं। ठीक है, पैरेलल करते हैं। पैरेलल 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 एक्चुअली में पैरेलल में टाइम लगेगा समझने में, और पार्ट 2 बहुत छोटा हो जाएगा। अगर सिर्फ हीटिंग इफेक्ट्स और सिर्फ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट्स एप्लीकेशंस होंगे और पावर होगा, इलेक्ट्रिक पावर, तो बहुत छोटा पार्ट हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो है ना, वो चीज़ हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टर इन सीरीज तक रहने देते हैं। ठीक है, होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। बाकी सारी चीज़ें इस पार्ट में हम लोग ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ओके ओके, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज हमने पढ़ लिया। ठीक है, फिर हमने पढ़ा क्या? रेजिस्टिविटी पढ़ ली। रो होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो रेजिस्टिविटी। ठीक है, ओके, फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा, पहले फॉर्मूला को रिवाइज कर देते हैं। R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, ओके, फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हम पहले हमने पढ़ा, उसके पहले हमने क्या पढ़ा? ओम्स लॉ पढ़ा। V इज इक्वल टू आई आर कैसे बना, फिर उसके एप्लीकेशंस क्या है, उसको क्यों बनाया गया, ये सारी चीज़ें पढ़ी। सर्किट डायग्राम्स पढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा। पूरे चैप्टर का ऑलमोस्ट बोले ना, तो अभी हमारे पूरे चैप्टर का 70% पार्ट हमने इस बार में कर लिया है। बाकी अगर हम देखें तो 30% पार्ट बचा है, जिसमें से 10% जो हमारा रेजिस्टेंस सीरीज वाला है, पैरेलल वाला है, वो रहेगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो आगे है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो और 5 to 7% रहेगा चैप्टर का। ठीक है, और फिर एप्लीकेशंस भी बहुत कम है। ठीक है, तो इस वजह से बहुत कम पार्ट हमारा बचा है। तो 70% हमने पार्ट 1 में ही कवर कर लिया है सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 1 यहाँ पे खत्म होता है, पार्ट 2 में मिलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।